बात करने की कोशिश की, मगर स्वीटी को लेबर पेन शुरू होने की वजह से आर्या वहां से चली गई और रिदम आर्या से बात नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में आर्या के सामने 6 छोटे छोटे शावक लॉयन बेबी थे। आर्या अपनी आंखों में चमक लिए उन्हें टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसने मयूरी जी और जस्सी को जाके आराम करने को कहा। कुछ देर ना नुकुर के बाद दोनों वहां से बाहर आ गई। उनके बाहर आते ही राघव और रम्या जल्दी से उनके पास आ गए। राघव जल्दी से बोला, क्या बच्चे हो गए? जस्सी जी ने उसे घूर के देखा तो राघव ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। मयूरी जी मुस्कुरा कर हाँ हाँ हो गए। रम्या कितने हैं? मयूरी जी बच्चे हुए हैं। राघव हैरानी से बोला, मतलब अब हमारे पास 6 शेर और जो जाएंगे? जस्सी जी और मयूरी जी ने सर हिला दिया। राघव जल्दी से बोला, मैं देख के आता हूँ। तभी जस्सी जी उसे रोकते हुए बोली, नहीं अभी नहीं, कुछ दिन रुकना होगा। अभी बच्चों की आंखें नहीं खुली है, लगभग 12 दिन लगेंगे, उसके बाद देख लेना। राघव हैरानी से बोला, क्या 12 दिन? तभी रम्या बोली, हाँ, जानवरों में बच्चों को अपनी आंखें खोलने में वक्त लगता है। राघव थोड़ा मायूस हो गया, मगर फिर बोला, कोई ना, कुछ दिन बाद देख लेंगे, वैसे भी रहना तो उन्हें हमारे पास ही है। मयूरी जी सबको देख बोली, ठीक है, अब आप सब जाके आराम करो। तभी वृंदा दादी बोली, पर बेटा आर्या कहाँ है? मयूरी जी, माँ, आर्या कुछ देर स्वीटी के पास रहेगी, अभी वो थोड़ा दर्द में है तो आर्या उसे संभाल लेगी। दादी माँ ने सर हिला दिया। लगभग सुबह 4 बजे आर्या रूम में आए। अंदर आते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठ काम कर रहे रिधम पर गई। उसने हैरानी से कहा, तुम सोए नहीं अभी तक? उसकी आवाज़ सुन रिधम ने उसे देखा, फिर लैपटॉप साइड में रखते हुए उसके पास आके बोला, जब तुम जग रही थी तो मैं कैसे हो सकता हूँ? उसकी बात सुन आर्या के होंठों पर मुस्कान आ गई। रिधम ने आर्या को देखा, उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो उसे अपनी गोद में उठा के बेड पर ले जाते हुए बोला, अब थोड़ा आराम कर लो। आर्या ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह आर्या किचन में रिधम के लिए कॉफ़ी बना रही थी। उसका सारा ध्यान कॉफ़ी बनाने पर था। उसने इस वक्त सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि वो जब घर पर रहती थी तो साड़ी पहनती थी। कॉलेज जाते वक्त ही वो फॉर्मल कपड़े पहनती थी। उसने साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में टक किया हुआ था, जिससे उसकी कमर काफ़ी हद तक दिख रही थी। वही बालों का जुड़ा होने की वजह से पीछे से उसकी बैक विजिबल हो रही थी। किचन के दरवाजा पर टिक के खड़ा शक्ति अपनी हवस भरी नज़रों से आर्या को घूरे जा रहा था। उसकी नज़र बराबर आर्या की कमर और उसकी पीठ पर टिकी हुई थी। कुछ सोच वो धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ा। आर्या के पीछे जाके खड़ा हो गया। उसने अपने होंठों पर अपनी जीभ फिराई और आर्या की पीठ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिए। तभी पीछे से आवाज आए, आप यहाँ। शक्ति ने जल्दी से अपनी हाथ पीछे खींचे और पलट गया। सामने भूमि शक्ति की पत्नी खड़ी थी। उसे देखते ही शक्ति का चेहरा गुस्से से तमतमाया गया। आवाज सुन आर्या भी पीछे मुड़ी। उसने शक्ति को घूरा। अपनी नजरें हटा के खुद भी वहां से हट गई। उसने कॉफी मग में डाली और वहां से बाहर आ गई। उसके जाते ही शक्ति ने गुस्से से भूमि को देखा और उसे खींचते हुए वहां से रूम में ले गया। रूम में लाते ही उसने जमीन पर उसे पटका और गुस्से से बोला, लगता है यहाँ आके बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, जो मुझे टोकने लग गई है। रुक, अभी तेरी सारी हिम्मत निकालता हूँ। इतना बोल उसने गुस्से से अपना बेल्ट निकाला और भूमि पर बरसने लगा। भूमि अपनी आंखों में पानी लिए बस चुपचाप सब सह रही थी। आखिर 2 साल हो चुके थे उसे ये सब सहते हुए। अब तो आदत में शुमार हो चुका था ये सब सहना। कुछ देर बाद जब शक्ति थक गया तो कमरे से बाहर आ गया। भूमि वही जमीन पर पड़ी रही। इधर आर्या कॉफी लेके जैसे ही रूम में पहुंची, उसकी नज़र बाथरूम से निकलते रिधम पर गई। कमर पर सफ़ेद टावल बंधे, एक हाथ में टवाल लिए अपने बालों को पोंछते हुए वो बाहर निकल रहा था। उसकी नज़र भी आर्या पर गई। जहां सर से नीचे तक देखते ही उसकी नज़र आर्या की कमर पर टिक गई। रिधम की नज़रों को महसूस कर आर्या के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने कॉफ़ी को टेबल पर रखा और वहां से क्लासेट रूम में जाते हुए बोली, तुम कॉफ़ी पियो, तब तक मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। मगर तभी रिधम ने अपना हाथ बढ़ा, उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। आर्या के दोनों हाथ रिधम के खुले सीने पर थे और वो उसकी आंखों में देख रही थी। रिधम भी उसकी आंखों में देखे जा रहा था और उसका दूसरा हाथ आर्या के हाथ पर था।
कुछ देर एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद रिधम धीरे से बोला, जाना वो उस दिन। तभी आर्या ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए बोली, शह मुझे तुम पे भरोसा है री। आर्या के इन कुछ शब्दों ने जैसे रिधम को तृप्त कर दिया था। उसने झट से आर्या को अपने सीने से लगा लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कॉलेज में आर्या लंच टाइम में करण और मीरा के साथ लाइब्रेरी में बैठी थी। अक्षत, राघव, रम्या को कुछ जरूरी काम बोलकर तीनों यहाँ आए थे। मीरा धीरे से आर्या और करण से बोली, आर्या, जिसके लिए कॉलेज में आए थे वो तो हम भूल ही चुके हैं। फिर आर्या को देख, क्या उस लड़के ने कुछ बताया? आर्या अपना सर हिला के, नहीं, उस लड़के को खुद पता नहीं है कि ड्रग्स कौन बेच रहा है, मगर हमें जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना होगा। करण भी बोला, हाँ आर्या, और जितना जल्दी से हो सके तुम्हें अपनी की पहचान बाहर लानी होगी। तुम्हारे ऑफिस ना जाने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा अपनी पहचान छुपा के नहीं रह सकती तुम। आर्या सर हिला के, बस कुछ वक्त बाद में खुद अपनी पहचान सबको बता दूंगी। बस ये कॉलेज वाला मामला सुलझ जाए, उसके बाद बस कंपनी ही संभालनी है। मीरा, तो क्या फिर हम कॉलेज नहीं आएंगे? आर्या और करण ने उसे घूर के देखा तो मीरा सकपका गई। करण उसे घूरते हुए, जो कॉलेज में हम अभी पढ़ रहे हैं वो सालों पहले पढ़ चुके हैं, अब क्या तुम्हें दोबारा रिवीजन करना है? उसकी बात सुन मीरा का मुंह बन गया। इधर आर्या कुछ सोच रही थी। कुछ सोच उसने मीरा और करण से अपने एक प्लान डिस्कस किया तो दोनों को उसका प्लान सही लगा। करण बोला, ठीक है, हम आज से ही अपने इस प्लान को शुरू कर देंगे। आर्या और मीरा ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद तीनों उठ के वहां से चले गए। जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर आए आर्या का फोन बज गया। आर्या ने दोनों को जाने को बोला और खुद बात करने के लिए साइड में चली गई। कुछ देर बाद वो जाने के लिए मुड़ी के तभी पीछे खड़े वेद को देख रुक गई। वेद उसके सामने खड़ा बड़े गौर से उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र आर्या की मांग में झलकते हल्के लाल रंग पर गया। गौर से देखने पर ही आर्या का सिंदूर दिखता था। ये देख वेद की सांसें भारी होने लगी। उसने खुद को संभाला और आर्या से बोला, शादी की बधाई हो क्वीन यार। आर्या उसकी बात सुन इधर उधर देखते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर वेद सहगल। इतना बोल आर्या वहां से जाने लगी कि तभी वेद उसे रोकते हुए एक कॉपी और पेन उसके सामने करते हुए बोला, क्या क्वीन का ऑटोग्राफ मिल सकता है? आर्या ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वेद हल्का मजाकिया लहजे में बोला, आज नहीं तो कल आपकी असली पहचान सबके सामने आएगी ही, इसलिए सोचा अभी ही आपका ऑटोग्राफ ले लूं। क्या पता बाद में मौका मिले या ना मिले। आर्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ से कॉपी और पेन लेके अपना साइन किया और उसके हाथों में थमा दिया। फिर वहां से जाते हुए बोली, मिस्टर सहगल, कभी कभी कुछ लोगों को भूल जाने में ही भलाई होती है। सब भूलिए और आगे बढ़िए। उसकी बात सुन वेद मुस्कुरा कर बोला, अगर आगे बढ़ूंगा तब भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरी हर मंजिल का रास्ता बस आप है। मगर आप चिंता मत करिए, आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। उसकी बात सुन आर्या ने अपना चेहरा हल्का साइड किया, मगर फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही वेद की आंखों में रुके हुए आंसू बह गए। उसने जल्दी से खुद को संभाला और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, मेरा प्यार अधूरा रह गया मम्मा। कहते हुए वेद का गला भर आया। वही कुछ दूर पर खड़ा विराट ये सब देख रहा था। वेद की ऐसी हालत देख उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने आज तक वेद को इतना लाचार कभी नहीं देखा था। वेद को जो चीज़ पसंद आ जाती थी तो वेद उसे किसी भी कीमत पर पाके रहता था, मगर आज वो अपनी मोहब्बत को ही नहीं पा सकता था। उसने आर्या और वेद की बातें सुनी थी, मगर आखिरी बातें सुनी थी, वो शुरू की बातें नहीं सुन पाया था। वेद कुछ पल वहां ठहर वहां से चला गया। विराट उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि वेद को इस वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है। इधर करण अभी कॉलेज के गार्डन एरिया में था, जहां ज़्यादा बच्चे नहीं थे। वहां एक बेंच पर लड़कों का एक ग्रुप बैठा था। तभी करण की नज़र एक लड़के के हाथ पर गई तो उसके हाथ में एक सफ़ेद पाउडर जैसा था, जिसे वो इधर उधर देखते हुए अपनी नाक के पास ले जाके समेल कर रहा था। ये देख करण की आंखें चमक गई। वो उनकी से थोड़ा एक बेंच पर जाके बैठा और अपना फ़ोन निकाल कॉल मिलाने की एक्टिंग करते हुए बोला, आज चाहे कुछ भी हो जाए मगर मुझे वो चाहिए, उसके बिना मैं एक पल नहीं रह पा रहा हूँ। कहते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया और फ़ोन को कान के पास लगा लिया। उसकी आवाज़ धीरे थी, मगर इतनी भी नहीं कि पास के बेंच पर बैठे लोग ना सुन पाए।
उसका ऐसे बड़बड़ाना सुन वो लड़के उसकी ओर देखने लगे। तभी उनके कानों में करण की आवाज़ गई जो फ़ोन पर बोल रहा था, देख यार प्लीज़ कुछ भी कर मगर उसका इंतजाम कर मेरे लिए, मैं मार जाऊंगा उसके बिना। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ मगर मेरे लिए वो ला दे भाई। मुझे लत लग चुकी है उसकी। अगर वो नहीं मिला तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कहते हुए करण अपने सर को पकड़े हुए था और उसका शरीर ही हल्का हल्का कंप रहा था। उसकी ऐसी हालत देख और उसकी बातें सुन उन लड़कों की आंखों में चमक आ गई। उन 6 लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक स्माइल के साथ करण की ओर बढ़ गए। इधर रुद्राक्ष जी के ऑफिस में रुद्राक्ष जी चेयरमैन के कैबिन में बैठे थे। तभी उनके कैबिन में नोक हुआ। उन्होंने अंदर आने को कहा तो मिस्टर त्रिपाठी अंदर आए और उनके साथ कामना भी थी। रुद्राक्ष जी उनकी ओर देखने लगे। कामना आगे आए और उनके पैर छुए। रुद्राक्ष जी ने सर पर हाथ रख दिया। मिस्टर त्रिपाठी थोड़ा हिचकिचा के बोले, सर वो कामना को ऑफिस में जॉब चाहिए थी। वो कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करना चाहती है। रुद्राक्ष जी सर हिला के ये तो अच्छी बात है, मगर अभी कोई पोस्ट खाली। तभी मिस्टर त्रिपाठी बोले, सर आज रिधम बाबा की सेक्रेटरी के इंटरव्यू होने वाले हैं तो। तभी रुद्राक्ष जी ने एक नज़र कामना को देखा, फिर मिस्टर त्रिपाठी से बोले, मिस्टर त्रिपाठी उसने सिर्फ मेल सेक्रेटरी की मांग की है तो कामना कैसे वो जॉब कर सकती है। अगर हमारी कंपनी में कोई और पोस्ट खाली है तो कामना का इंटरव्यू लेके हम उसे रख लेंगे। रुद्राक्ष जी की बात सुन कामना का चेहरा उतर गया। तभी कैबिन का डोर एक बार फिर से नॉक हुआ। उन्होंने अंदर आने को कहा तो रुद्राक्ष जी का असिस्टेंट अंदर आया और रुद्राक्ष जी से बोले, सर रिधम सर की सेक्रेटरी के इंटरव्यू हो चुके हैं मगर हमें एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। तभी कामना रुद्राक्ष जी के कुछ कहने से पहले बोली, सर क्या आप एक बार मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। उसकी बात सुन असिस्टेंट और रुद्राक्ष जी हैरान हो गए। कामना ने जब दोनों को ऐसे देखा तो खुद को संभाल बोली, मेरा मतलब है कि रिधम सर को सेक्रेटरी की ज़रूरत तो होगी ही, और वैसे भी सूटेबल कैंडिडेट मिला नहीं है। आप एक बार मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, क्या पता आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रुद्राक्ष जी कुछ कहना चाहते थे कि तभी कामना उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ सर मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुई तो मैं फिर किसी और कंपनी में ट्राई कर लूँगी। उसकी बात सुन रुद्राक्ष जी कुछ सोच में पड़ गए, फिर असिस्टेंट से बोले, ठीक है मिस कामना का अच्छे से इंटरव्यू ले लो। अगर ये सब जवाब सही देती है तो उसे ये पोस्ट दे देना। असिस्टेंट ने सर हिला दिया। कामना को अपने पीछे आने को बोल वहां से चला गया। कामना भी रुद्राक्ष जी को थैंक यू बोल उसके पीछे चली गई। लगभग 1 घंटे बाद कामना अपनी डेस्क पर थी जो रिधम की सेक्रेटरी की थी। उसने इंटरव्यू पास कर लिया था और आज ही ज्वाइन कर लिया था। उसने डेस्क पर हाथ फेरा और फिर सामने बने रिधम के कैबिन की ओर देखा और एक ईवल स्माइल के साथ बोली, कैबिन के बाहर तो आ गई हूँ रिधम, बहुत जल्द तुम्हारे कैबिन के अंदर और फिर तुम्हारे बेडरूम में भी आऊंगी। भले ही तुम शादीशुदा हो मगर हर मर्द की कमजोरी एक लड़की का हुस्न होता है। कहते हुए वो हंसने लगी। इस वक्त कामना वो कामना लग ही नहीं रही थी जो सबके सामने रहती थी। अभी उसका अलग ही रूप सामने आ रहा था। रघुवंशी मेंशन में आर्या बाहर गार्डन में थी। आते वक्त वो अस्पताल से होके आई थी। अब दादाजी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। शायद 2 दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। आर्या गार्डन में अकेली बैठी थी और कुछ सोच रही थी। उसने इस वक्त भी साड़ी पहनी हुई थी। वही कुछ ही दूरी पर उसके पीछे खड़े शक्ति की नज़रें उस पर थी। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास बैठते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही ही आर्या। आर्या ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ है ही नहीं। शक्ति ने जब देखा कि आर्या ने उसकी ओर देखा तक नहीं है तो उसको गुस्सा आया, मगर उसने खुद के गुस्से को काबू में करते हुए कहा, देखो आर्या, उस दिन मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस तुम्हें हक कर रहा था। अगर तुम उस दिन के लिए मुझसे नाराज हो तो उसके लिए सॉरी। मगर इस बार भी आर्या ने उसकी ओर नहीं देखा। ये देख शक्ति ने आर्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर अपने हाथ को उसकी खुली पीठ की ओर बढ़ा दिया। वो आर्या की पीठ को छू भी पाता कि तभी उसकी एक चीख निकल गई और इधर आर्या के होंठों के पर डेविल स्माइल आ गई। शक्ति बिना रुके लगातार चीखे जा रहा था। उसकी चीखें इतनी जोर की थी कि तीनों घरों से सारे लोग बाहर आ गए। शैलजा जी भी अपने पोते की आवाज़ सुन के जल्दी से बाहर आई, मगर जब सामने का नज़ारा उन्होंने देखा तो उनकी भी चीख निकल गई। सामने स्लॉटर शक्ति के हाथ को अपने मुंह में दबोचे था।
वही अली उसके पास खड़ा शक्ति को घूर रहा था। डर के मारे शक्ति बस चीखे जा रहा था। वही बाकी के घर वाले हैरान हो गए। इधर शैलजा बुआ जी ने सबको देख चिल्लाते हुए कहा, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। शैलजा बुआ की बात सुन सब होश में आए, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शक्ति के पास जाए कैसे। तभी दादाजी ने आर्या को देखा जो बिना किसी भाव के शक्ति को देख रही थी। ये देख उन्होंने आर्या को आवाज लगाए अयू। उनकी आवाज सुन आर्या ने बिना उन्हें देखा जोर से कहा, स्लॉटर। उसके नाम लेते ही स्लॉटर ने शक्ति के हाथ को छोड़ दिया। शक्ति लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर गया। वो अपना हाथ पकड़े जमीन पर गिरे हुए ही पीछे की ओर खिसकने लगा। आर्या ने स्लॉटर के सर पर हाथ फेरा और बोली, जाओ आराम करो। स्लॉटर ने एक नज़र शक्ति पर डाली और वहां से चला गया। उसके जाते ही शैलजा जी दौड़ के शक्ति के पास आए और उसके हाथ को देखने लगी। हाथ बिल्कुल सही थी, स्लॉटर ने बस उसने हाथ को मुंह दबा रखा था, कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। मगर अपने सामने इतने बड़े टाइगर को देख के ही शक्ति की हालत खराब थी, इसलिए चिल्लाए जा रहा था। रमा जी, शक्ति की माँ और भूमि भी बाहर एक साइड में खड़ी थी। स्लॉटर के जाते ही वो भी जल्दी से शक्ति के पास आ गई। तीनों ने शक्ति को खड़ा किया जिसके पैर अभी भी डर से कांप रहे थे। शैलजा जी ने रमा जी और भूमि से कहा, इसे अंदर लेके जाओ, मैं आती हूँ। कहते हुए उन्होंने आर्या को देखा जो आराम से खड़ी थी। रमा जी और भूमि शक्ति को अंदर लेके चली गई। शैलजा जी गुस्से से आर्या के पास आए और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उनका हाथ आर्या के गाल पर जाता उससे पहले ही किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। शैलजा जी ने गुस्से से पीछे देखा तो सामने रिधम खड़ा था। अपनी ठंडी आंखों से वो उन्हें ही देख रहा था। रिधम को देख एक पल को शैलजा जी हड़बड़ा गई। रिधम ने उनका हाथ झटका तो शैलजा जी 2 कदम पीछे हो गई। रिधम शैलजा जी के सामने आया और बोला, किस गलती के लिए आप मेरी बीवी को सजा देने जा रही थी, क्या मैं जान सकता हूँ? उसकी बात सुन शैलजा जी गुस्से से बोली, इस लड़की के जानवर ने मेरे शक्ति को चोट पहुंचाए और ये खड़ी खड़ी देख रही थी, फिर भी तुम जानना चाहते हो कि इस लड़की की गलती क्या है? रिधम अपने हाथ बांध, वो जानवर है और वैसे भी शक्ति एकदम ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है, फिर आप आर्या पर ब्लेम कैसे लगा सकती है? शैलजा जी हैरानी से, चोट नहीं आई का क्या मतलब है? आर शक्ति का पूरा हाथ उस शेर ने अपने मुंह में ले रखा था, अब क्या चाहते हो तुम? तभी आर्या उन्हें घूरते हुए बोली, पहली बात हाथ मुंह में ले रखा था, खा नहीं गया, उसके हाथ को बिल्कुल सही सलामत है, और दूसरी बात वो शेर नहीं चीता है। आर्या की बात सुन शैलजा जी अंदर से किसी बारूद के जैसे भर गई। तभी वीर दादाजी बोले, आर्या सही कह रही है शैलजा, शक्ति बिल्कुल ठीक है, तो क्यों बात को आगे बढ़ाना? शैलजा जी चिल्लाते हुए, बिल्कुल वीर भाई, आपके लिए तो हमेशा आपकी प्यारी आर्या ही सही रहेगी, मैं तो हमेशा से ही गलत ही हूँ। अरे इस धरती पर आर्या के अलावा और कोई सही हो ही नहीं सकता है आपके हिसाब से। हमेशा आपकी वजह से चुप रही हूँ मगर आज नहीं। फिर आर्या को देख, आज के आज तुम्हारे सारे जानवरों को यहाँ से निकालो। अब यहाँ तो वो रहेंगे या फिर मैं? शैलजा जी की बात सुन आर्या की आंखें लाल होने लगी। उसने हल्की सख्त आवाज में कहा, भूवा जी वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। शैलजा जी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? आर्या बिना भाव के, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे पैच यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपना देख लीजिए। शैलजा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इधर बाकी घर वाले भी आर्या को देखने लगे। वही खड़ी कुमुद जी हल्के से हंसते हुए खुद से बोली, ये हुई ना बात मेरी शेरनी, सिर्फ तू ही है जो इस औरत को इसकी असली औकात दिखा सकती है। शैलजा जी हैरानी से आर्या के ऐसे कहने पर, उन्हें नहीं पता था कि आर्या ऐसे सबके सामने उन्हें जाने के लिए कह देगी। तभी एकदम से वो रोने लगी। उनको ऐसे रोते देख रम्या, अक्षत, राघव, मीरा सबने अपना सर पकड़ लिए। अर्नव और आर्यन ने भी अपना सर हिला दिया। सब जानते थे कि ये शैलजा बुआ का वो अस्त्र है जो वो तब चलती है जब उनके हाथ से सब निकलने लग जाता है। तब ऐसे ही रोके वो वीर दादाजी को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। बुआ रोते हुए, देखा भाई, आपके सामने ये लड़की मुझे घर से जाने के लिए बोल रही है। क्या यही इज्जत है मेरी इस घर में कि इस घर की बहुएं अब मुझे यहाँ से निकाल रही है? वृंदा दादी उनके पास आके, नहीं शैलजा, आर्या के कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो।
शैलजा बुआ रोते हुए, आप तो रहने दीजिए भाभी, आपको भी इस लड़की में कभी कुछ गलत नजर आता ही नहीं है। वो सब बातें छोड़े, मुझे तो बस इस लड़की से एक सवाल का जवाब जानना है। कहते हुए उन्होंने आर्या की ओर देखा। आर्या भी उन्हें देखने लगी। शैलजा जी, जब तुम्हारे उस चीते ने मेरे शक्ति का हाथ पकड़ा तब तुम यही थी, वो तो तुम्हारा पालतू जानवर था, तुम्हारी हर बात मानता है, फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या है जवाब तुम्हारे पास इसका? शैलजा बुआ का सवाल सुन सबकी नजरें आर्या पर चली गई। आर्या के कुछ कहने से पहले ही रिधम ने अपने फ़ोन को शैलजा बुआ के सामने करते हुए कहा, मेरे बीवी से सवाल पूछने से पहले ज़रा अपने पोते की हरकत पर भी नज़र डाल लीजिए बुआ दादी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आर्या ने स्लॉटर को क्यों नहीं रोका था। इतना कहते ही उसके फ़ोन में एक वीडियो चला, वही सबके फ़ोन पर भी वो वीडियो आ चुका था। सब ने अपना अपना फ़ोन निकाल देखना चालू किया। वही शैलजा जी भी वीडियो को देख रही थी। ये एक सीसीटीवी फुटेज थी जो गार्डन की थी, जिसमें शक्ति की गई हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैसे वो आर्या को देख रहा था, फिर उसके पास बैठ उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और आर्या उसे इग्नोर कर रही थी। फिर कैसे उसने आर्या को छूना चाहा और उसी वक्त स्लॉटर ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। सब वीडियो देख हैरान थे। वही आर्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। इधर शैलजा जी का चेहरा देखने लायक था। तभी अद्विक जी शैलजा जी की तरफ आते हुए बोले, क्या अब भी आप अपना सवाल दोहराना चाहेगी बुआ जी, या फिर आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है? शैलजा जी उनकी बात सुन इधर उधर देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये वीडियो दिखा के तुम क्या साबित करना चाहते हो रिधम, मगर इससे तुम्हारी बीवी की गलती छुप नहीं सकती। उसे उस वक्त अपने उस जानवर को रोकना चाहिए था। वो एक जानवर है, वो मेरे पोते को चोट भी पहुंचा सकता था। रिधम धीरे से झुका और उनके कान में बोला, आपको शायद कुछ नजर ना आया हो बुआ दादी, मगर आपके पोते की आंखों की हवस मुझसे नहीं छिपी है। यकीन मानिए वो स्लॉटर था, इसमें बस उस हाथ को दबोचा हुआ था, अगर मैं होता तो अब तक उसका हाथ उखाड़ चुका होता। कहते हुए रिधम की आवाज़ इतनी सर्द थी कि शैलजा जी की रूह कांप गई। शैलजा जी ने खुद को संभाला और बोली, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, तुम्हारी बीवी ही होगी जो आगे से मेरे पोते को रिझा। तभी वीर दादाजी जोर से बोले, शैलजा हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी। तुम रघुवंशी खानदान की बहू पर उंगली उठा रही हो और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी शक्ति बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर होगा कि बात का बतंगड़ ना बनाओ। इतना बोल वीर दादाजी अंदर चले गए। वही बाकी सब भी वहां से चले गए। जस्सी जी धीरे से शिविका जी आर्या की चाची के कान में बोली, संस्कारों की बातें कर रही है ये। इनके संस्कार तो हम सब ने देख ही लिए है, कैसे अपनी ही छोटे भाई की पत्नी को देख रहा था। आई बड़ी संस्कारों की बातें करने वाली। उन्होंने बात भले ही धीरे कही हो मगर शैलजा जी के कानों से ना बच सकी। उन्होंने एक नज़र जस्सी जी पर डाली और भुन्नाते हुए अंदर चली गई। रिधम ने आर्या का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। रूम में आके रिधम ने आर्या को अपने सामने किया और प्यार से बोला, जो हाथ तुम्हारी तरफ उठ रहा था उसे बचाया क्यों? स्लॉटर चाहता तो एक झटके में उसका हाथ निकाल फेंकता, फिर उसे रोका क्यों? रिधम की बात सुन आर्या के होंठों पर मुस्कान आ गई। ये इंसान उसे कितने अच्छे से जानता था, उसकी कही हुई बात से लेके उसकी ना कही हुई बात भी जान जाता था। रिधम से कुछ कहने के लिए आर्या को कभी शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना कहे हर चीज रिधम समझ जाता था। आर्या रिधम के सीने से लग हाथ बढ़ाया था, रीच हुआ तो नहीं था। हाथ बढ़ाने की सजा उसे मिल चुकी है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है। रिधम आर्या के सर को सहला, मुझे नहीं लगता ये सजा क्वीन की नज़रों में काफ़ी है। आर्या हंसते हुए, हाँ मगर मेरी नज़रों में तो काफ़ी है ना। और वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों को सजा देने से क्या होगा? ये सारी सजा तो मैंने इस खेल को शुरू करने वाले के लिए रखी है। उसकी बात सुन रिधम ने उसके माथे की चूम लिया। इधर सहगल इंडस्ट्री में वेद अपने कैबिन में कांच की दीवार के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों एकदम लाल थी, जिन्हें देख के लग रहा था कि वो बहुत रोया है। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और वेद के डैड मिस्टर भव्य सहगल अंदर आए। आवाज सुन वेद ने झट से खुद को नॉर्मल किया और मुड़ते हुए मुस्कुराकर बोला, आर डैड आप। भव्य जी ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब क्या करे बेटा, तो बाप को याद करता नहीं है, तो सोचा मैं ही अपने बेटे को याद कर लूं। वेद उनके पास आके, क्या डैड आप भी? आइए बैठिए।
कहते हुए उनका हाथ पकड़ उन्हें बैठाने लगा कि तभी भव्य जी ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे की तरफ लेच के बैठा दिया। वेद उन्हें देखने लगा। भव्य जी उसके पास बैठ बोले, अब बता, अपनी छोटी सी छोटी बात को मुझसे शेयर करने वाला वेद आज मुझसे अपना दर्द क्यों छुपा रहा है। भव्य जी की बात सुन वेद ने अपना सर झुका लिया। भव्य जी गहरी सांस लेके, कौन है वो लड़की? वेद भव्य जी को देखने लगा तो भव्य जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, जिस दौर से तू गुजर रहे हो ना, वो दौर में बरसों पहले जी चुका हूँ। अब तुम ये बताओ, आखिर ये मायूसी किस वजह से तुम्हारे चेहरे पर? क्या मेरी होने वाली बहू से झगड़ा हुआ है? वेद हल्का सा मुस्कुरा कर, डेढ़ झगड़ा कैसा, हमारा रिश्ता तो बस अनजानों सा है, रूठने और मनाने तक रिश्ता पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। वेद की बात सुन भव्य जी हैरानी से उसे देखते हुए बोले, मतलब? वेद ने शुरू से लेके अब तक सारी बात उन्हें बता दी, ये भी कि वो क्वीन है। अपनी बात कहने के बाद वेद खामोश हो गया। वही भव्य जी ने अपनी नम आंखों को छुपाया और वेद के कंधे पर हाथ रख बोले, वेद, जब तक हमारी एक तरफा मोहब्बत एकली हो तब तक वो हमारी होती है, चाहे एक तरफा ही सही, मगर जब उस मोहब्बत पर किसी और का हक हो जाए तब हंसे उस मोहब्बत को भूल जाना चाहिए। भूल जाओ आर्या को। वैसे भी को पाना एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आगे बढ़ो बेटा। क्या आप आगे बढ़ पाए हैं? डेढ़ वेद के इस सवाल ने भव्य जी को खामोश होकर दिया। कुछ पल खामोशी के बाद गहरी आवाज में बोले, मेरा मुकम्मल इश्क था वेद, और तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम थे मेरे जीने के सहारे। वेद उनकी आंखों में देखते हुए, डेढ़, अगर मैं नहीं होता तो क्या आप तब भी ऐसे ही अकेले अपनी जिंदगी काटते, या फिर मोम की जगह किसी और को? वेद भव्य जी चीखे, मगर उनसे उलट वेद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डेढ़, जरूरी तो नहीं जीने के लिए मोहब्बत का पास रहना जरूरी हो, उसके एहसासों और यादों के सहारे भी जिंदगी कट जाती है। और वैसे भी मेरे पास आप है, मगर इतना तो यकीन है मुझे कि अब मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, और मेरी जिंदगी में आप काफ़ी है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वेद उठा और वहां से चला गया और छोड़ गया भव्य जी की नम आंखों को। ठाकुर मेंशन में आज सबका डिनर यही सबके साथ होने वाला था। आर्या मयूरी जी और जस्सी के साथ पहले ही साक्षी जी की मदद के लिए आ गई थी, और अब तक डिनर बनकर रेडी हो चुका था। बाकी सब इस वक्त लिविंग रूम में बैठे थे। तभी आनंद जी का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल देखा तो उनके गार्ड का था। उन्होंने रिसीव किया। सामने से कुछ कहा गया जिससे उनके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ झलकने लग गई। उन्होंने गुस्से से कहा, भाग गई? मगर कैसे? इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी कैसे भाग गई? क्या तुम सब नींदों में थे? मुझे कुछ नहीं पता, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इतना बोल उन्होंने कॉल कट कर दिया। वही आर्या जो डाइनिंग टेबल पर कहना रख रही थी, उनकी बातें सुन उसके हाथ रुक गए। उसने एक नज़र उन्हें देखा, फिर से अपना काम करने लगी। वही संजय जी जो आनंद जी के पास ही थे, वो बोले, क्या हुआ आनंद भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन भाग गया है? आनंद जी अपना सर पकड़, अस्पताल में जिस नर्स ने पापा पर अटैक किया था वो हमारे बेसमेंट से भाग गई है। उनकी बात सुन सब चौंक गए। अश्विन जी हैरानी से, क्या भाग गई? मगर कैसे? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी भाग गई? सोचने वाली बात है ना चाचू के, इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतने गार्ड्स होने के बावजूद भी भाग गई। या हो सकता है फिर किसी ने भगा दिया हो उसे। आखिरी लाइन आर्या ने शैलजा भुवा और मायरा को देखते हुए कही थी। आर्या की ये बात सुन शैलजा भुवा और मायरा के चेहरे का रंग उठ गया। वही बाकी सब भी सोच में पड़ गए। आखिर आर्या की बात बिल्कुल सही थी। इतने गार्ड्स के बीच से निकलना ये कोई आसान काम नहीं था। बिना सहारे के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था। अश्वनी जी सर हिला के बोले, हाँ, मुझे आर्या की बात सही लगी। जरूर किसी ने तो उसकी मदद की है यहाँ से निकलने में। शैलजा भुवा और मायरा के माथे से पसीना बहने लगा था। एक बार फिर आर्या की आवाज़ आई, वैसे चाचू कहना तो नहीं चाहिए मगर मुझे लगता है ये काम यही रहने वाले किसी इंसान का है। उसकी बात सुन सब चौंक गए। दादी माँ हैरानी से, ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया, हमारे घर का इंसान ऐसा क्यों करेगा? आर्या उन्हें संत करते हुए बोली, दादी माँ, मैंने ऐसा कब कहा कि घर का इंसान है? मेरे कहने का मतलब बस ये है कि ये जो कोई भी इंसान है उसे हमारे घर के हर कोने कोने का पता है। उसे ये भी पता है कि कहाँ गार्ड है और कहाँ नहीं, कहाँ कैमरा लगा है और कहाँ नहीं। तो अब आप बताएं, कोई बाहर का आदमी कैसे ये सब कर सकता है?
कोई अंदर का ही इंसान है जिसने ये सब किया है। हो सकता है वो कोई गार्ड हो या फिर कोई सर्वेंट। वीर दादाजी आर्या से सहमत होते हुए बोले, मैं आर्या की बात से सहमत हूँ। ये जो कोई भी है वो यही रहता है, उसे घर का चप्पा चप्पा पता है, इसलिए इतनी आसानी से इतने गार्ड्स होने के बाद भी उस नस को भगा दिया। अब तक चुप आर्यन बोला, मुझे भी बेटू की बात सही लगी, मैं इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। उसके बेटू कहने पर आर्या ने एक पल आर्यन को देखा, फिर अपने नजरें घुमा दी। आर्यन ने भी उसे देखा था, उसका यूं नजरें घुमाना उसे चुभ सा गया। अपनी आंखों में आई हल्की नमी को उसने सबसे छुपके साफ किया, मगर अर्नव की नज़रों से उसकी नमी नहीं छुप सकी। मगर वो भी क्या कर सकता था, आखिर जिस दर्द से आर्यन गुजर रहा था उसी दर्द की कश्ती में तो वो भी सवार था। कुछ देर बाद सब ने डिनर किया और वीर दादाजी और नाना जी अस्पताल के लिए निकल गए, क्योंकि आज दोनों ही दादाजी के साथ रहने वाले थे। वैसे भी कल दादाजी को डिस्चार्ज मिलने वाला था। बाकी के सब लिविंग रूम में बैठे थे। मायरा वापस राठौड़ मेंशन में चली गई थी। शैलजा भुवा भी रघुवंशी मेंशन चली गई। रमा जी भी उनके डर से वहां नहीं रुकी। शक्ति तो यहाँ आया ही नहीं था। यहाँ क्या, उसकी तो हालत ऐसी थी कि उसे अपने रूम से बाहर आने में डर लग रहा था। गार्डन एरिया में रिधम, सक्षम, अर्नव और आर्यन बैठे हुए थे। इन चारों को पता था कि आर्यन पर हमला हुआ था। चारों इसी बारे में बात कर रहे थे। बात सिर्फ 3 लोग कर रहे थे। रिधम बस चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। उनके थोड़ा साइड में ही आर्या, रूही, मीरा, रम्या, करण, अक्षत, राघव, आरव और आरवी और अनाया बैठे हुए थे। अंश आर्या की गॉड में बैठा था। आर्या वहां बैठी अंश के साथ बातें कर रही थी, या फिर ये कहे अंश उसे दिन भर की अपनी राम कथा सुना रहा था और आर्या बड़े प्यार से उसकी कथा सुन रही थी। तभी आर्या को प्यास लगी। उसने उठ के अंश को अपनी जगह पर बैठाया, जल्दी वापस आने का बोल वहां से चली दी। वो जैसे ही रिधम और उन तीनों के साइड से होके गुजरी उसके कानों में सक्षम की आवाज आई, मगर भाई आखिर वो किस गैंग के आदमी थे जिन्होंने आप पर हमला किया था? जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा हम कैसे उस इंसान का पहुंच पाएंगे जिसने आप पर हमला करवाया था। वो द वुल्फ गैंग के लोग थे और उनका लीडर लुकास है। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।